कहते विवेक जी कुछ अफसर होते हैं जो गुग्गी मार होते हैं। वो मतलब गुग्गी मारनी मीन साइन करना, पंजाबी में बोलते हैं शायद। तो गुग्गी मार के भी आपका करियर 35 साल का निकल जाएगा, आपने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। फाइल नीचे से ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई, गलती कोई नहीं, स्कोप ही नहीं है उसमें गलती का। लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे तो गलती का स्कोप भी आएगा, क्योंकि आपने कुछ लिखा है। गुग्गी मान, गुग्गी तू गुग्गी है याद है आपको? वो भी पॉलिटिशियन बन गए हैं। वो सेमी पॉलिटिशियन बन गए कि जो यूपीएससी क्लियर नहीं करता वो फेल नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज बढ़ गई है, वो नहीं कर पाया। इट्स लाइक एज आई सेड, इंडियन टीम में आप नहीं आ पाए, पर आप रणजी ट्रॉफी खेले, अब अंडर 19 खेले, अब अंडर 15 खेले, कुछ तो आपने कोशिश की ना। हर साल दोस्तों काफी सारे लोग यूपीएससी एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उस फेलियर को लेकर उस फेलियर को ही अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं। उन्हें लगता है कि वो जिंदगी में फेल हो चुके हैं। अगर आपने लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार का फेलियर देखा है, ये शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट फेज हो सकता है। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत रिस्पेक्टेड और जाने माने आईएएस ऑफिसर विवेक आत्रे सर हमें यूपीएससी के बारे में बताएंगे, आईएएस की सच्चाई के बारे में बताएंगे, फेलियर्स के बारे में बताएंगे और बहुत ज्यादा डीप कॉन्वर्सेशन भी करेंगे जो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड है। प्लीज पॉडकास्ट एंड तक देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये खुद मेरे स्पिरिचुअल मेंटर भी है और लाइफ कोच भी है। आई होप यू एंजॉय टुडेज कॉन्वर्सेशन विद विवेक आत्रे सर। विवेक आत्रे सर, इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस होते हैं जो भगवान चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हो। आई एम श्योर कि आज की कॉन्वर्सेशन ऐसी ही होने वाली है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, आपके न्योते पे, आपके इनविटेशन पे, और भगवान वाकई में चाहते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप अच्छे लग रहे हैं, और वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले थे। मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा दुख है। नहीं आई एम किडिंग। उस दुख को प्रोसेस करना सबके मैं दिल में जानता होता हूँ, है। सबके दिल में दुख होता है। कुछ ना कुछ तो होता ही है, कैसे होगा बिना दुख के जिंदगी? नथिंग कैन बी परफेक्ट, परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, आपके दिल में दुख है? थोड़ा बहुत। हाँ जी, सीरियसली? थोड़ा, पर बहुत नहीं। ओके, क्योंकि आप करियर वाइज भी, एज इन मटीरियल करियर वाइज भी और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो। आई थिंक कुछ लोगों को आपके बारे में पता है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इंग्लिश पॉडकास्ट पर आई थिंक 1.5 साल पहले हमने काफ़ी ज़्यादा डीप बातें करी थी जी। पर जिन लोगों ने आपका वो वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है, आज खुद को आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपने खुद की ज़िंदगी में क्या किया, अब क्या कर रहे हो, और थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन भी दीजिए। रणवीर, पहले मैं क्रिकेटर था। अंडर 19 तक तो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, नथिंग एल्स। उसके बाद पापा ने बोला इंजीनियरिंग करो, और क्रिकेट में वो लेवल नहीं था, हालांकि आई प्लेड सी.के. नायडू 2 बार, लेकिन इंडिया लेवल नहीं था। तो इंजीनियरिंग में फिर वो धक्का लगा, मेंटली एक मेटामॉर्फोसिस हुआ, चेंज हुआ कि क्रिकेट से इंजीनियर बन गए। उस टाइम थोड़ा मैं दुखी दुखी टाइप होता था। उसके बाद मैंने ग्रो किया हरियाणा सिविल सर्विस की तरफ, हरियाणा सिविल सर्विस से ग्रेजुअली फिर आईएएस की तरफ। तो वो एक चेंज जो लाइफ में आया, फ्रॉम बीइंग अ क्रिकेटर टू एन इंजीनियर टू अ सिविल सर्वेंट, और फिर जब रिजाइन किया और मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, पैरेलली स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गई। तो मतलब 15 साल आईएएस के बाद नहीं, बीच में आईएएस के दौरान स्पिरिचुअल लाइफ हुई, और वो तब हुई जब थोड़े धक्के भी लगे, क्योंकि भगवान आपको बुलाते हैं या मेडिटेशन आपको बुलाता है जब ठोकरें आप खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोटिवेशन हो रहा है, जैसे कोई गोलगप्पे खाने के लिए बहुत ललक है, यहाँ पे मार पड़ रही है इसलिए हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जब कुछ लगा कि यार ये तो स्ट्रगल है, मेडिटेशन में एक बाम है, एक कामनेस है, एक शांति है, वो फिर अच्छा लगा। तो एक सुबह शाम मेडिटेशन शुरू हुई। इवन डिप्टी कमिश्नर होते हुए मुझे कहते हैं, लोग कहते हैं आप मेडिटेशन के सेंटर में आ रहे हैं। मैंने कहा मैं मेडिटेशन सेंटर से डिप्टी कमिश्नर के लिए टाइम निकाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डीसी से यहाँ के लिए टाइम। वो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पता चला और मैंने मेडिटेशन शुरू किया। ओके, आईएएस बहुत लोगों का सपना होता है, और आप कह रहे हो कि आपको उस सपने में ही दुख फील हुआ, सपने के दौरान दुख फील हुआ। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में ब्लैक एंड वाइट नहीं है, शेड्स ऑफ ग्रे है। आईएएस में भी शेड्स ऑफ ग्रे हैं। सेटिस्फैक्शन बहुत मिला, नाम बहुत मिला, अखबार में फोटो आया, पॉपुलैरिटी मिली,
तो लकीली आई वॉज वन ऑफ द पॉपुलर वंस, अभी भी हूँ। लेकिन क्या है कि हर चीज़ आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, प्रेशर भी बहुत है। तो वो जो प्रेशर आया उसकी वजह से लगा यार कुछ अंदरूनी जो अपना मामला है उसको ठीक किया जाए। बाहरी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते आप, हाउ मेनी पीपल कैन यू चेंज। तो मुझे लगा कि अपने ऊपर काम किया जाए एंड दैट हेल्प्ड मी, उससे मैं उभर पाया। 11th और 12th में मैंने थोड़ी सी जेई की पढ़ाई करी थी आईआईटी के लिए, नहीं कर पाया एंड आई फील कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि आईआईटी में शायद एडमिशन नहीं मिली मुझे, खुद के दूसरे वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली जहाँ मुझे मेरे को फाउंडर मिले। हाँ। तो कभी कभी जिंदगी आपको मुक्के देती है और आपको तब पता नहीं चलता कि वो मुक्का एक्चुअली एक आशीर्वाद है। उस पर्सपेक्टिव से मैं आईएएस का सच जानना चाहूँगा, क्योंकि आई डोंट नो अगर हर यूपीएससी एस्पिरेंट को आईएएस की असलियत पता होती है। आई एम नॉट श्योर ऑनेस्टली, क्योंकि मुंबई में यूपीएससी का कल्चर कम है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानता जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीएससी दे रहे हैं। पर अगर आप नॉर्थ में जाओगे बहुत सारे हैं, मतलब बहुत बड़ा यूपीएससी का कल्चर है। एंड आई डोंट नो अगर कोचिंग क्लासेस में उन्हें असलियत पता चल जाती है या नहीं, तो वो बता दीजिए असलियत क्या है। असलियत ये है कि 8 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम हर साल देते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं जी। प्रीलिम्स होता है, उसके बाद तकरीबन 20,000 लोग जो हैं वो बुलाए जाते हैं मेंस के लिए। उसके बाद कोई 2,000 लोग इंटरव्यू के लिए, या 2500 लोग, उसमें से 800 आपके सेलेक्ट होते हैं। तो 8 लाख में से 800 हुए अल्टीमेटली। सो एक बहुत टेरिफिक कंपटीशन और चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी मिनिमल। इवन द मोस्ट ब्रिलियंट मे नॉट सक्सीड, बहुत सालों के बाद भी। तो मुखर्जी नगर, दिल्ली और ऐसी ऐसी जगहों में इस वक्त छोटे छोटे एरियाज़ में लोग पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। एक अनसक्सेसफुल एस्पिरेंट ने अब नॉवल लिखा उस 6 साल के ऊपर जो उसने तैयारी की, तो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी, अ ट्विस्ट, जिसमें हम लोग बहुत दास्तान लंबी हो जाती है और ज़्यादातर चांसेस हमारे फेलियर के ही हैं। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस में से लर्न कर रहे हैं, हमारी पर्सनालिटी बन रही है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, तो हम किसी भी करियर के लिए तैयार हो रहे हैं, उस तरह से पॉजिटिव है। अब आईएएस में आने के बाद क्या होता है वो एक और कहानी है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एस्पायर करना मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि अगर अच्छे लोग आएंगे आईएएस में, सिविल सर्विसेज में, तभी तो देश अच्छा होगा। और नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में जैसे आपने कहा, अभी भी कल सक्सेसफुल लिस्ट आई है, ज़्यादातर लोग साउथ या नॉर्थ के हैं, वेस्ट और ईस्ट के भी कम ही लगे मुझे। क्यों ऐसे ही होता है? ये कल्चर है। अब बिहार में अगर आप जाएंगे या राजस्थान में भी जाएंगे, एक मीना कम्युनिटी है राजस्थान में, आप देखेंगे लिस्ट में बहुत सारे मीनाज आते हैं हर साल। उनके अंदर एक कल्चर है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। और सिविल सर्विसेज सिर्फ आईएएस नहीं है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इसमें स्टेट सिविल सर्विस हैं, महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विस, महाराष्ट्र पुलिस सर्विस, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पंजाब सिविल सर्विस, यूपी प्रोविंशियल सर्विस। तो ये सब सिविल सर्विसेज मिला के कल्चर बन जाता है कि हमें तैयारी करनी है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हम करें ना करें, तो मैं कहता हूँ 1-2 साल तो करो। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तो आगे भी करो, अदरवाइज 2 साल के बाद रियलाइज दैट यू कांट डू इट, देन गो अहेड। ओके, अगर लोग फेल हुए यूपीएससी में, 2 साल दे दिए उस एग्जाम को, 2 साल में उनकी पर्सनालिटी कैसे बदलती है? देखो, कॉन्फिडेंस और नॉलेज जो है वो तो बढ़ेगा ही आपका, क्योंकि आपकी तैयारी में ही वो प्रोसेस है। जीके आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम है जीके का, जनरल स्टडीज़ का। और आप अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो आपका जो नॉलेज है, नो हाउ है, आपका एक्सप्रेशन है, वेदर इट्स वर्बल और रिटन, दैट विल इंक्रीज एंड बी एनहांस्ड। धक्का आपको तब लगेगा जब आप सेलेक्ट नहीं हुए, उससे आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट इट एज अ जर्नी, और शुरू में ही आपको पता है कि ये मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस मिनिमल है, हो सकता है कि हो जाए। तो इंडियन टीम में सिलेक्शन है तो हम क्रिकेट तो फिर भी खेल रहे हैं ना, बहुत कम लोग आ रहे हैं उसमें। आईआईएम में, आईआईटी में भी रिलेटिवली बहुत कम लोग आ रहे हैं। आईएएस इज ऑल्सो वन ऑफ द आईज, इंडियन क्रिकेट टीम, आईआईटी, आईआईएम, आईएएस। तो क्या है कि हमारे चांसेस कम है, लेकिन हम इस प्रोसेस में ग्रो कर रहे हैं। उस तरह से हम नज़रिया देखेंगे तो हम ठीक हैं। क्या इन स्टूडेंट्स को असलियत पता होती है? पता है, लेकिन वो फिर भी जोश है। एक लॉटरी का टिकट क्यों खरीदता है आदमी? उसको लगता है शायद मेरी लॉटरी आ जाए। चांसेस कितने हैं? लेकिन यहाँ पे काबिलियत, प्रेपरेशन, स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडी एंड अ बिट ऑफ लक,
दिस इज व्हाट काउंट्स। बिट ऑफ लक यानी कि जो आपने पढ़ा है अगर वो एग्जाम में आ जाए और आप उसको एक्सप्रेस कर पाए, उस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। जो आदमी एग्जाम से पहले सोया नहीं ठीक से, वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएगा। आई हैव बीन कोचिंग पीपल, टेलिंग देम कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है, एग्जाम है, यू शुड नॉट बी स्टडिंग द लास्ट नाइट। दैट लास्ट मिनट टेंडेंसी वोंट वर्क। तो हमारा परफॉर्मेंस ऑन दैट डे विल मैटर। ओके। तो जो मॉडर्न यूपीएससी सक्सेस स्टोरीज निकल के आ रही है उसमें से टैलेंट का लेवल क्या है एज कंपेयर टू योर टाइम जब आप 20s में थे? इज द टैलेंट रफली द सेम? The talent intellectually is probably the same, Okay. but the confidence levels and the tough competition has increased. Obviously, the number of aspirants have increased. तो क्या हो गया है, अभी चांसेस थोड़े से आपके कम हो गए हैं पहले से, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले उतने नहीं होते थे और आपका टैलेंट उतना ही है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अभी एथिक्स का एग्ज़ाम भी है, उसमें आपका इंग्लिश हिंदी का भी है, उसमें जो आपका CSAT है वो भी है। तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। CSAT क्या? CSAT एक स्टेटिस्टिक्स का है। ओके। तो वो उसमें ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलराउंडर है तभी कर पाएंगे। तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चाहिए, लेकिन ये है कि टैलेंटेड लोग आ रहे हैं इसमें, और टैलेंटेड होना और लकी होना दोनों ज़रूरी हैं। ओके ओके कूल। अब IAS की असलियत बताइए जी, क्या होती है एक IAS ऑफिसर की जिंदगी? ये हम लोगों ने बड़े डेप्थ में बात की थी इंग्लिश में भी, और हिंदी वालों के लिए मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि IAS की ज़िंदगी वही है जो आप सोच रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जो आपको नहीं नज़र आ रहा वो भी है। तो आपकी पावरफुल लाइफ है, आपके पास एक ऑफिशियल कार है, लाल बत्ती अभी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है तो लाल बत्ती नहीं है, लेकिन हम बोलते थे कि लाल बत्ती मिलेगी। स्टेचर ज़रूर मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको सैल्यूट भी मिलेंगे, आपको काम भी मिलेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी, आपको परमानेंट एक करियर भी मिलेगा, लेकिन आपको धक्के भी लगेंगे, आपको प्रेशर भी आएंगे। पर कई लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इंटरफेरेंस ज़्यादा है हमारा प्रेशर का, प्रेशर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी कि आपका मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ हैं, आपको फ़ोन आ रहे हैं, CM के आ रहे हैं, पब्लिक आपसे डिमांड कर रही है, फाइल आपकी इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, कैबिनेट मीटिंग है, उसके बाद फिर आपको कहीं दूर जाना है टूर पे, उसके बाद वापस आके काम पाइलअप हो रहा है। सो एन IAS ऑफिसर और अ सिविल सर्वेंट इज़ ओवरवर्क्ड एट टाइम्स। आप उस प्रेशर को अगर झेल पाएंगे तो आप कामयाब हैं। तो IAS ऑफिसर की लाइफ इन अ नटशेल बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्टेटस है, बहुत पावर है, लेकिन काम भी बहुत है और प्रेशर भी बहुत है। इसलिए सिविल सर्वेंट कहा जाता है, बिल्कुल, क्योंकि आप बेसिकली देश के एक सर्वेंट हो, आप सर्व कर रहे हो देश को। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, पंजाब सिविल सर्विस, व्हाट इज द कीवर्ड? सर्विस। तो अगर हम सर्विस के नज़रिए से सिविल सर्विसेज में आते हैं तो ही अच्छा है। अगर हम आते हैं कि मैं तो ठोक होगी मुझे या मैं गलत कुछ काम करूंगा, उस नज़रिए से मैं आता हूं, तो फिर तो मेरा करियर अच्छा नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। सर्विस इज द की। एम आई एबल टू सर्व सोसाइटी? बहुत से यंगस्टर्स NGOs ज्वाइन कर रहे हैं सो दैट दे कैन हेल्प सोसाइटी, बट इन द सिविल सर्विसेज यू गेट दैट पावर टू हेल्प द सोसाइटी। ओके, स्पेसिफिकली आप क्या करते हो? स्पेसिफिकली क्या करते हो? 500 थिंग्स करते हो, उनमें से मैं 5-6 बता देता हूँ। ओके। सबसे पहले आप अगर ऐसे पोस्टिंग में हो जहाँ पे फाइल वर्क है तो आप फाइल को पढ़ते हो, आप उसकी चिट्ठियाँ देखते हो कौन सी आई हैं, उसमें आप पहले की नोटिंग्स देखते हो जिसको बोलते हैं, आप उसके पुराने पेजेस पढ़ते हो, उसके बाद आप अपना एक व्यू पॉइंट देते हो, उसको लिखते हो, अपने सुपीरियर को भेजते हो, वहाँ से वापस आता है कुछ ऑर्डर होके, उसके बाद आप ऑर्डर जारी करते हो, तो एक फाइल वर्क हो गया। किस टॉपिक के ऊपर? इट कुड बी एग्रीकल्चर, इट कुड बी कोऑपरेशन, इट कुड बी फाइनेंस, इट कुड बी परचेज ऑफ सम कंप्यूटर्स, इट कुड बी कि किसी को हमें इंक्रीमेंट देना है या रोकना है क्योंकि उसने अच्छा काम नहीं किया, उसको पेनल्टी देनी है। इट कुड बी कि हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसकी भी फाइल आती है। रोज़ फेस्टिवल होता है चंडीगढ़ में, तो हर साल एक फाइल आएगी कि डायरेक्टर टूरिज्म में प्लीज़ पुट अप द फाइल टू द चीफ सेक्रेटरी कि आपने रोज़ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना है, पिछले साल ये हुआ था, ये बजट था, उसकी फाइल पढ़ के आप ऊपर भेज देंगे। एक मिनट सर, बेसिकली गवर्नमेंट देश को चला रही है, ठीक है, देश के मिनिस्टर्स के पास आइडियाज़ होते हैं कि एक स्ट्रैटेजी होती है कि देश को ऐसे चलाना चाहिए, आगे जाकर ये होना चाहिए देश में, और फिर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो उन थॉट्स को रियलिटी में बदलते हैं एक्चुअल काम के थ्रू।
It's basically potential energy with the government, kinetic energy with civil servants. Correct? So that potential energy with the ministers is also at times advised and guided by the bureaucracy. Okay. The bureaucracy will not take those decisions at the senior level. They will be taken by the prime minister, the chief minister, the ministers or the cabinet. Or at times there is an act which the parliament will pass. लेकिन जो civil servants हैं वो propose करेंगे policies. क्योंकि आप ऑन ग्राउंड होते हो, आपको रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी की एक झलक मिल जाती हो, फिर आप जाकर गवर्नमेंट को कहते हो कि वो आपका रोल है, वो आपका काम है. ओके. और इसलिए यूपीएससी इतना मुश्किल एग्जाम है. बिल्कुल है. यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर एंड यू हैव टू ऑल्सो गो इन डेप्थ. तो आपकी डाइवर्सिटी एज अ जनरलिस्ट एंड योर डेप्थ एज अ स्पेशलिस्ट. जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का बड़ा एक डिबेट होता है आजकल कि आईएएस ऑफिसर को भी आईटी में या एग्रीकल्चर में स्पेशलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो करना भी चाहिए, लेकिन उसको ओवरऑल एक व्यू पॉइंट फॉक्स की तरह भी होना चाहिए और हेजॉग की तरह वो डीप भी जाएगा. जैसे आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, क्या ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होंगे? हो चुकी हैं. ओके. तो मैं डायरेक्टर आईटी था जी. पहला ईमेल कम्युनिकेशन चंडीगढ़ में मैंने ही शुरू किया और उसके बाद फाइलों को कंप्यूटराइज करना इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स विच आर बल्की विद अटैचमेंट्स. मतलब 100 कागज़ आप भेज रहे हो, उसकी जगह आपने ईमेल विद अटैचमेंट शुरू कर दिया, व्हाट्सएप शुरू कर दिया, उसके बाद वीडियो कॉलिंग शुरू कर दी. तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल दिस. एआई प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा है अभी, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाएगा गवर्नमेंट में भी. गवर्नमेंट इज़ देयर. गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी बोलती हैं, काम करती हैं, कुछ हैंग हो जाती हैं. IRCTC में टिकट अगर आप बुक करते हैं तो लास्ट में बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बुक्ड अ टिकट, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस, बट द वेबसाइट वर्क्स अल्टीमेटली. तो काम तो हो रहा है. ओके. अभी अब फिर से बताइए जो आप कह रहे थे फाइल्स के बारे में. आपने एक एग्जांपल दे दिया. एक फाइल हो गई, एक आपकी मीटिंग्स हो गई. तो आपके दिन में कम से कम 4 या 3 मीटिंग ज़रूर होंगी. या तो आप अपने से लोअर स्टाफ को मिल रहे हैं या सीनियर को मिल रहे हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी तैयारी होगी. अगर मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो मेरे से सीनियर लोग भी हैं. मैं चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी करके जाऊँगा. वहाँ पे वो मेरे से कुछ पूछेंगे तो आई शुड नो माई डिपार्टमेंट. इफ़ आई एम चेयरिंग द मीटिंग देन द पीपल हु आई एम आस्किंग शुड नो देयर वर्क. देन आई विल आस्क क्वेश्चंस एज एन ऑफिसर. आई विल से कि भाई ये बताओ वो बताओ. So then I'm not that, reading up. I can read up, of course, and know more than them, but I can ask the questions. तो मीटिंग हो गई. थर्ड हो गया पब्लिक डीलिंग, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आपको पब्लिक मिलने आएगी तो क्या आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या आप उनको सुन रहे हैं, क्या आप उनको एक गिलास पानी का पिला रहे हैं, क्या आप उनको बिठा रहे हैं, या आप उनको चल भाई कुछ नहीं है, ये है वो है. सो देर आर पीपल हु आर खड़ूस एंड द केयर, आई मीन मे बी डिफिकल्ट, एंड देर आर पीपल हु आर प्रोग्रेसिव एंड वेलकमिंग एंड लिसनिंग, रिसेप्टिव. झगड़े होते हैं. हाँ, झगड़े भी होते हैं, आर्गुमेंट भी होते हैं. लेकिन IAS ऑफिसर का थोड़ा सा एक स्टेचर होता है जिसमें आर्गुमेंट कम होते हैं, फिर भी शुरू हो जाते हैं. आजकल वीडियो में भी हम देखते हैं. सो यू आर ऑलवेज ऑन, यू आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी टुडे. तो हम बोलते थे कि बाइट देंगे, बाइट वाले आगे, कैमरा वाले आगे कि बाइट देंगे अब हम. लेकिन अभी आपकी बाइट चल रही है पूरे टाइम. देयर वाज अ शो वेयर आई वाज ऑन द होल डे एज DC पंचकूला, वन डे विद द DC पंचकूला. तो पूरा कुछ देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं. Fourth thing after public dealing, I would say, is your reading and your strategizing for the future. ये भी काम है आपका कि आप अपने डिपार्टमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं. हायर लेवल की थिंकिंग, प्लानिंग अहेड, और व्हाट कैन यू गिव टू द गवर्नमेंट एज एन आइडिया और एज अ प्रपोजल विच विल हेल्प द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर नेशन और योर स्टेट. तो ये भी आपका काम है. थिंकिंग इज योर वर्क एंड आइडिएशन इज ऑल्सो योर वर्क. ओके. पर आप कहाँ से पढ़ाई करते हो? Research, you can see what is happening in Finland in education, for example. मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन था. बेस्ट प्रैक्टिसेस कर्नाटका में क्या हो रही हैं मैं पंजाब में लाऊंगा या हिमाचल में लाऊंगा. Why should we reinvent the wheel? So I research, I go for training programs, I go for tours, and then I come back to the government and say, for example, radio cabs. I went to Singapore from Chandigarh administration. वहाँ पे देखा रेडियो कैब्स इन 2003, 4, 5. अब वो पे हमने आके फिर उनको इम्प्लीमेंट किया चंडीगढ़ में. So ideation is also, and an officer who is ideating is a step ahead of others who are going through the motions and routine. एक anecdote है, किसी सीनियर एल्डरली पर्सन ने मुझे कहा, सीनियर तो नहीं थे, वो मेरे बराबर ही थे, वो सेक्रेटेरिएट सर्विस से थे, मैं सिविल सर्विसेज था. कहते विवेक जी कुछ अफसर होते हैं जो गुग्गी मार होते हैं. वो मतलब गुग्गी मारनी मीन साइन करना, पंजाबी में बोलते हैं शायद. तो गुग्गी मार के भी आपका करियर 35 साल का निकल जाएगा, आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया. फाइल नीचे से ऊपर आई, ऊपर से नीचे आई, गलती कोई नहीं, स्कोप ही नहीं है उसमें गलती का. लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे तो गलती का स्कोप भी आएगा क्योंकि आपने कुछ लिखा है. गुग्गी मान, गुग्गी तो गुग्गी है याद आपको? वो भी पॉलिटिशियन बन गए, वो सेमी पॉलिटिशियन बन गए. कहीं मीम भी आया
आते रहते हैं। क्या आपको पता है? मुझे मिले किसी स्टेज अच्छा। पे भी मिले। ओके। अब मैं आपको एक हाफ सेल्फिश हाफ क्यूरियस सवाल पूछूंगा, इंटरेस्टिंग। क्योंकि इस पॉडकास्ट का लेवल भी बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम, और हम काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ जाते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में। जिस तरह की बातें इस पॉडकास्ट पर होती है, उस तरह की बातों की वजह से एक ऑफिसर की हेल्प हो सकती है। कैन इट हेल्प देम विद देयर रिसर्च? अगर हमने एआई की बातें करी, आपको मैं बताऊं, बहुत से यंग ऑफिसर्स आपका पॉडकास्ट देखते हैं, और वेरी हम्बली आई मस्ट से मेरे वीडियोस भी देखते हैं जहां भी मैं जाता हूं। पर क्यों? वो इसलिए देखते हैं कि ये जमाना है, और 25-year-old इज ऑन हुक टू इंस्टाग्राम, इवन 50+ इज हुक टू इंस्टाग्राम। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ सोशल मीडिया में से कोई कंटेंट, और उसमें आईएएस की बातें हो रही हैं, और मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ या मैं अभी भी आया हूँ, जरूर देखूंगा। Okay. मेरे फॉलोअर्स हैं यंग ऑफिसर्स, ओके। तो अच्छा लगता है। वो क्या गेन करते हैं? वो गेन करते हैं कि यू आर नॉट गोइंग थ्रू द सेम trials and tribulations, you learn from the benefit of somebody who's already been there. ओके ओके। एक चीज़ मेंटरशिप के लिए मैंने भी काफ़ी एडवोकेट किया है, मैं कॉलम भी लिखता हूँ। उस कॉलम में मैंने लिखा है कि मेंटरशिप शुरू की जाए सिविल सर्विसेज में, आर्मी में होती है। सो सीनियर ऑफिसर इज मेंटरिंग द यंगस्टर्स। उससे क्या होगा कि उसका जो एक जर्नी है वो थोड़ी सक्सेसफुल हो गया। अभी वो चीफ सेक्रेटरी वगैरह के पास टाइम नहीं है। अगर हम डेजिग्नेट करें, और मैं आपके इस शो के जरिए आई एम ट्राइंग टू रीच द गवर्नमेंट एंड टेल देम कि आप सीनियर ऑफिसर्स को जूनियर ऑफिसर्स का एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करो, सो दैट आई नो कि ये मेरा मेंटर है, उसके पास मैं जाऊंगा जब मुझे पॉलिटिशियन या कोई भी तंग कर रहा है। पॉलिटिशियंस परेशान करते हैं, कोशिश तो करते ही हैं। मतलब क्यों? देखो, उनका अपना एक इंटरेस्ट है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके लोग हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे आदमी आपको मिलेंगे, इनका ज़रा ध्यान रखना। अब ध्यान रखना डजंट मीन कि भाई आप आउट ऑफ द वे जाके करो। एज एन ऑफिसर मेरा रवैया ये होता है कि पॉलिटिशियन मुझे फ़ोन कर रहा है, इसका मतलब उसके सामने वो लोग बैठे हैं जिनके लिए वो फ़ोन कर रहा है कि विवेक जी ज़रा देख लेना, ये लोग आपको मिलेंगे। तो मेरे पास जब वो आएंगे, उनको मैं अच्छे से ग्रीट करूंगा, लेकिन उनका काम होने वाला है तभी मैं करूंगा। और पॉलिटिशियन तो फ़ोन करके भूल गया है, बिकॉज ही हैज़ अनदर मल्टीपल थिंग्स टू डू। तो मैं तो काम तभी करूंगा अगर वो होने वाला है, नहीं तो मैं मना करूंगा। अगर वो दोबारा मेरे से पूछेंगे कि वो क्या हुआ, तो आई विल एक्सप्लेन। मोस्ट पॉलिटिशियंस दे बाउ बिफोर द एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड दे अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो नहीं हो सकता। ओनली अ वेरी रेयर केस विल बी देयर वेयर ही वांट्स टू बुलडोज, स्पेशली इन टुडेज एरा जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, स्क्रूटनी है, मीडिया है, कोर्ट्स हैं। तो क्यों किसी ने गलत बात करनी है? तो वी गो अकॉर्डिंग टू द बुक, वे फाइन। और कल को अगर आप गलत फैसला लेते भी हैं, कौन बचाएगा आपको? पॉलिटिशियन में लूजेस गवर्नमेंट एंड समबडी एल्स हैज कम एंड योर सीनियर हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो आप क्यों गलत फैसला ले रहे हैं? तो पॉलिटिकल प्रेशर में कभी सकम नहीं करना। एनीवे दे से दैट व्हाट कैन अ पॉलिटिशियन और अ मिनिस्टर डू, ही कैन ओनली ट्रांसफर एन ऑफिसर हु इज नॉट कंप्लायंट। तो ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट, दे से इन द गवर्नमेंट। ओके। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो मुश्किल होते हैं टू गवर्न, लाइक डू पीपल फियर गेटिंग ट्रांसफर्ड देयर? डेफिनेटली होते हैं। जैसे एक मेवात है हमारे दिल्ली के पास, इट्स डिफिकल्ट एरिया। क्यों? अंडर डेवलप्ड है, क्राइम भी है, पॉवर्टी भी है, गर्मी भी है, बैकवर्ड भी है। मैं जब वहाँ पोस्टेड हुआ 98 या 99 में, इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, उस टाइम फ़ोन नहीं था। आई हैड टू गो 30 किलोमीटर्स टू मेक एन STD कॉल टू माई होम। मोबाइल्स नहीं आए थे अभी 98 तक, तो बड़ा मुश्किल लाइफ थी। तो वन डजंट वांट टू गो देयर ऑब्वियसली, बट आई वाज देयर फॉर अ व्हाइल। ओके। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां आपको देश की एक एक्सरे मिल जाती है। लॉ एक ऐसी प्रोफेशन होती है, एंड आई फील ब्यूरोक्रेसी ऐसी प्रोफेशन होती है जहां आपको देश की कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती है जो शायद आम जनता को ना दिखे। तो आपको क्या दिखा था एज एन IAS ऑफिसर जब आप देश को स्कैन कर रहे थे? तो आपके ऑफिस में एक आदमी आएगा जो बोलेगा, सर मेरी ना नाली का झगड़ा है पड़ोसी के साथ। तो आपको ग्रास रूट पता चल गया कि इस आदमी का पड़ोसी के साथ इसलिए झगड़ा है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, दिस इज अ रियलिटी, और दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट्स, एंड somebody is wealthy and somebody is not wealthy, so he is oppressing him. He also knows the सरपंच और द तहसीलदार well. तो ये आदमी बेचारा राइट है, अग्रीव्ड है, इसको हेल्प करना आपकी ड्यूटी एज एन IAS ऑफिसर और एज एन ऑफिसर। सेकेंड आदमी आपके पास एक आएगा, अगर आप डिप्टी कमिश्नर हैं, वो आएगा दिल्ली से, बॉम्बे से। वो कहेगा कि आप सर, हमने आपके एरिया में ना ग्रीक फूड फेस्टिवल करना है, उसका नाम है ज़ापलूज़ा।
तो आपको नली वाला बंदा भी आएगा या जापलूजा भी आएगा. So that spectrum of India which you see, it is said that India lives in many centuries at the same time. तो आपको 17th century वाले रूढ़िवाद लोग भी आ रहे हैं और कई चीज़ें ट्रेडिशनल कल्चर जो स्ट्रेंथ है हमारी वो भी आ रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं जो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न है और बियॉन्ड मॉडर्निटी भी हैं. तो आपको एक ऐसा दायरा मिलेगा कि आपका होराइजन एक्सपैंड हो जाएगा. 2.5 साल पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था साथ में, एट दैट फेज मुझे एज अ पॉडकास्टर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था एंड आई फील इट वाज फेयर क्रिटिसिज्म कि मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था, डिबेट नहीं कर रहा था एटसेट्रा. और फिर मैंने जो रोगन को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जो इंटरनेशनल लेवल, मतलब ही इज़ द नंबर 1 पॉडकास्टर इन द वर्ल्ड. उनसे मैंने आर्ग्यूमेंटेशन सीखी, स्टील मैनिंग एंड आर्ग्यूमेंट सीखा, ग्रे पर्सपेक्टिव सीखे कि दोनों पर्सपेक्टिव्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाए. एंड आई फील कि मेरी पॉडकास्टिंग स्किल इंप्रूव हो गई. आई जेन्युइनली फील कि इंटरव्यू के लिए लोग पॉडकास्ट से सीख सकते हैं, अच्छे पॉडकास्ट से. बिल्कुल सीख सकते हैं. यू सी, एक प्रेशर सिचुएशन में या डिस्कशन सिचुएशन में टू होल्ड योर ओन, टू प्रेजेंट योर व्यूज लॉजिकली एंड कीपिंग अ पॉजिटिव इंटेंट ओवरऑल. देखो, क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान होता है ना, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है. एक मुझे कोई फ्रेंड मिले बहुत नेगेटिव, मैंने उनको बोला एक क्वेश्चन आंसर में, मैंने कहा 3 अच्छी बातें बताओ इंडिया के बारे में. कहते हैं इंडिया बहुत बड़ा है पर यहाँ पे है. मैं कहा 3 अच्छी बातें पहले बताओ, नहीं बता पाए. आई कैन टेल यू 300 गुड थिंग्स अबाउट इंडिया. तो इट डिपेंड्स ऑन माई एटीट्यूड ऑल्सो. ओके, आपने रोडीज कभी देखा? हाँ, रोडीज कॉफी हाउस में हमारा इंटरव्यू होता है. तो उस तरह के इंटरव्यूज होते हैं क्या? मतलब उस तरह की ग्रिलिंग होते हैं? ग्रिलिंग उस तरह की नहीं होएगी. ये कोई वो बिग बॉस वगैरह नहीं है या ऐसा कोई एक्सट्रीम शो नहीं है. उसमें जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसा ही होगा. ओनली थिंग इज कि 6 दिग्गज बैठे हैं वहाँ पे, आप अकेले हो. यहाँ तो हम 1-to-1 बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एवरीवन हैज टू बी हैविंग देयर ओन व्यू पॉइंट. एक कैंडिडेट फॉर अ वेरी इलस्ट्रेशन पर्पसेस, बहुत स्मार्ट लड़की, हमारी फैमिली फ्रेंड, यूएस में पढ़ के आई, यूपीएससी का इंटरव्यू. शी वॉज टू स्मार्ट फॉर दैट इंटरव्यू. शीक, एंग्लिसाइज्ड, हिंदी कम बोली, ग्राउंड लेवल नहीं है, इंटेलिजेंट. शी वॉज नॉट क्वालिफाइड. उसको मैंने टिप दिया, नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा सा देसी बन के जाओ, थोड़ा इंडियन बन के जाओ, थोड़ा कम करो ये सब फूफा. एंड लुकिंग ग्रेट, बट देन शी गॉट सेलेक्टेड. Not only because of my tip, but she prepared the whole year. Again, she appeared for the interview. She was more balanced. Okay. Balance चाहिए उसमें. इंटरव्यू में फेल होकर आपको फिर से यूपीएससी एग्जाम थियोरेटिकल देना, जितनी मर्जी बात दो, आप 6 बार ही दो. इंटरव्यू तक आप पहुंच गए पर आप अल्टीमेटली सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप 5 बारी और दे सकते हो. अभी you have to go through the theoretical exam every year. Prelims, mains, interview, हर बारी. My God. और कई बार इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, कई बार. Okay. जो लोग फेल होते हैं क्या करते हैं यूजुअली करियर में? अलग अलग करियर पाथ्स. पहली बात तो आपके पॉडकास्ट के जरिए आई वांट टू टेल ऑल दीज पीपल कि जो यूपीएससी क्लियर नहीं करता वो फेल नहीं हुआ है. मेरे हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज बढ़ गई है. वो नहीं कर पाए, इट्स लाइक एज आई सेड, इंडियन टीम में आप नहीं आ पाए पर आप रणजी ट्रॉफी खेले, अब अंडर 19 खेले, अब अंडर 15 खेले, कुछ तो आपने कोशिश की ना. मतलब जब आप एक एग्जाम को पास नहीं करते, कंपेटिटिव एग्जाम को नहीं पास करते, या मान लो आप एक कॉलेज के एग्जाम में भी फेल हो जाते हो, आप में बहुत कॉन्शियसनेस आ जाता है अबाउट बीइंग अ फेलियर. जेन्युइनली ये मैं एक एज अ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कह रहा हूँ, पर ये फेज ना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग फेज होता है. बिल्कुल. कि आप उस फेलियर को कैसे ले रहे हो. क्योंकि भारत की सोसाइटी की असलियत ये डेफिनेटली है कि लोग गॉसिप करते हैं, लोग पॉइंट करेंगे कि अगर आप फेल हुए, लोग चीज़ें कहेंगे, आप उसे झेलते कैसे हो और उसके बाद आप क्या करते हो. जब मैं फेल हुआ था पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, मैं 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा स्टूडेंट था और कुछ पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से फेल हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में. ठीक है, कंपो आ गया होगा, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, देन यू रीअपीयर्ड. हाँ, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं बहुत डिसएंचेंट हो गया कि यार ऐसी इंजीनियरिंग, मुझे लगा था कि रोबोटिक्स सीखूंगा, फिजिक्स ज़्यादा डीपली सीखूंगा, पर फेल हुआ. और आई रिमेंबर कि जब मैंने ऑनलाइन रिजल्ट्स चेक किया और मुझे केटी दिखा, 80 केटी जो भी बैक दिखा, मैंने ये भी देखा कि मेरे पूरे क्लास में आई हैड द सेकंड लोएस्ट मार्क्स, और एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इन द होल क्लास. तो फ्रॉम बीइंग द टॉपर टू द बॉटम ऑफ द क्लास, जिस तरह से टीचर्स का बिहेवियर चेंज हुआ मेरी तरफ, स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज हुआ, जितनी जजमेंट मेरे पर फेंकी जा रही थी, बहुत मेंटली स्ट्रेनिंग फेज था. और अगले 6 महीनों में मैंने जिमिंग स्टार्ट करी, मैंने रीअपीयर किया,
मार्क्स सुधारे, मेंटल हेल्थ के बहुत बैटल्स फेस किए, इंसल्ट्स झेले, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, पर आज जो भी बियर बाइसेप्स में हुआ उस 6 महीने के फेस की वजह से हुआ। बहुत ज़्यादा टफनेस आ गया। लोग टफनेस को हाईलाइट नहीं करते पर फेलियर को हाईलाइट करते, कॉन्शियसनेस को हाईलाइट करते हैं, एज इन फीलिंग कॉन्शियस, इस वाली फीलिंग को हाईलाइट करते हैं। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट फेज, लोग ये नहीं समझते। हमारा जो लो फेज होता है उसमें अगर हम यही सोचते रहेंगे लोग क्या सोच रहे हैं, दैट इज आवर बिगेस्ट डेटरेंट। अब मैं यही सोच रहा हूँ, आंटी ने कुछ बोल दिया, यार तुम्हारा तो हुआ ही नहीं, तुम इतना पढ़ रहे थे, क्या हुआ तुम्हारा? वो आंटी तो सो गई जाके, आप जागे में आप सोच रहे हैं आंटी ने ऐसे बोला। सो माई परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ शुड डिपेंड ऑन माई सेल्फ। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं नहीं। तो मैं इस बारे में पहले बहुत होता था कि कोच क्या सोच रहा है, क्रिकेट में इतने रन बने, या पापा क्या सोच रहे हैं, मम्मी क्या सोच रही है। अब थोड़ा धीरे धीरे यू बिकम अ लिटिल थिक स्किन्ड। ओके, आपकी एज क्या है? 50 समथिंग। ओके, आपके पास एक 30 ईयर ओल्ड का भी पर्सपेक्टिव है क्योंकि आप उस उम्र से जी चुके हो, और आपके पास 50 ईयर ओल्ड का भी पर्सपेक्टिव। आई वुड ऑल्सो से टू सम डिग्री आपके पास एक 60 ईयर ओल्ड का पर्सपेक्टिव। तो जब ये 60 ईयर ओल्ड आंटी अंकल पूछते हैं किसी बच्चे को कि अरे क्या हुआ आपको, उनका माइंडसेट क्या होता है? उनका एक फ्रिवलस माइंडसेट होता है। ये हमारी किटी पार्टी टाइप में बेसिकली बातें करने का एक माइंडसेट है। वो उसको कोई जेन्युइनली नहीं है कि इस बच्चे को मैं एनकरेज करूं। तुम तो बच्चे पढ़ते हुए कभी दिखते नहीं हो, तुम्हारे तो आएंगे नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज बेसिकली फ्रिवलस, मतलब कि वो गहरा नहीं है, डेप्थ नहीं है उसमें। वो बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन वो चोट लगती है। ऐसे टॉप डाउन सवाल पूछ के मैं बहुत सीख रहा हूँ आपसे, आपके एक्सपीरियंस से। दो आई नो यू फॉर 1.5 years, ऐसी बातें हमने कभी करी नहीं है, और मुझे हमेशा ये बातें करनी थी आपसे, बट ओवर अ पॉडकास्ट आइडियली। पहले तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हो, अल्ट्रूइस्टिक थॉट यानी कि जनहित के बारे में सोचते हो। आपकी जॉब की वजह से भी आप जनहित के बारे में सोच रहे हो, भारत के विकास के बारे में सोच रहे हो, और साथ में आप मर्डर्स देख रहे हो, क्राइम देख रहे हो। क्या पता चलता है ह्यूमन नेचर के बारे में? ह्यूमन नेचर इज डाइवर्स, गुड बैड अगली, डुअलिटी है ना। अगर सबसे बुरा भी है तो सबसे अच्छा भी इंसान है। ओके, जब आपने पहली बार किसी मर्डर केस को नोटिस किया या किसी बड़ी क्राइम को नोटिस किया, क्या था आपके दिमाग में? आपकी एज क्या थी तब? 26, 25। और क्या नोटिस किया? मैं एसडीएम था, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कालका। स्पेट ऑफ मर्डर्स हो गए, उस एरिया में होते नहीं है नॉर्मली। 4-5 दिन लगातार एक मर्डर होता रहा। एसडीएम का डायरेक्ट रोल नहीं होता, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होता है, तो पुलिस के साथ कई बार जाते हैं देखने को। तो ये क्योंकि स्पेट ऑफ मर्डर्स थे तो मैं भी गया डीएसपी के साथ। कभी चौकीदार की बॉडी मिल गई, कभी किसी पंच की मिल गई, कभी किसी और की मिल गई। तो हमें लगा ये तो पैटर्न है, लेकिन वो अनरिलेटेड मर्डर्स निकले बाद में। इट जस्ट हैपेंड कि 3-4 मर्डर हो गए उन दिनों में। तो बॉडी देखना पहली बार, ऑब्वियसली यू फील कि क्या चीज़ है, बट देन यू आर एन ऑफिसर, यू ग्रिन एंड बेयर इट, यू ग्रिट योर टीथ और फिर आगे चलो। लेकिन एसडीएम के बाद आप सीनियर हो जाते हैं। उसके बाद सीनियर होके फिर आप मर्डर नहीं देखते हैं, पुलिस देखती है शायद, लेकिन पुलिस का भी आईजी नहीं पहुंचेगा वहाँ पे, एसएचओ पहुंचेगा, सबसे पहले डीएसपी वगैरह पहुंचेंगे, तो दे विल सी द मर्डर। सो क्राइम और टाइप का भी होता है। यू नोटिस डिसऑनेस्ट पीपल अराउंड, वो भी आप नोटिस करते हैं। और हाई लेवल की करप्शन है ये। हाई लेवल की करप्शन जब आप नोटिस करते हैं तो देयर आर 2 ways टू हैंडल इट। वन इज यू कन्फ्रंट इट, वन इज दैट योर पाथ शुड बी क्लियर। यहाँ पे करप्शन हो रही है, वहाँ पे करप्शन हो रही है, आप क्लियर हैं। ओके, एक हाई लेवल करप्शन का एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि लोग समझे कि हाई लेवल करप्शन क्या होती है। मैं एक एज अ बिजनेसमैन हाई लेवल करप्शन को हाईलाइट करना चाहूँगा। एज मैंने कुछ नहीं किया बट एक बार मैं किसी एयरपोर्ट पे था, शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे था, और ये मेरे बिजनेस करियर की शुरुआत थी। मेरे पार्टनर विराज थे मेरे साथ, और कोई अंकल बैठे थे हमारे साथ जिन्होंने नोटिस किया कि ये 2 23 ईयर ओल्ड, हमारे पिंपल्स से तो वी वर क्लियरली यंग यू नो, पर हम कॉल्स कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, टीम को मैनेज कर, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि 23 ईयर ओल्ड्स आर लाइक डूइंग दिस। एंड कहा कि आप क्या करते हो? तो हमने कहा कि बिजनेस करते हैं। उन्होंने कहा अरे बढ़िया है, मैं पहले एक ब्यूरोक्रेट था, फिर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया रोड्स बनाने का, और उस रोड्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैं हर साल 100 करोड़ कमाने लगा। ओह माय गॉड, ये करप्शन है, राइट? सॉफ्ट करप्शन नहीं। अगर वो ऑफिसर थे और अब कॉन्ट्रैक्टर बन गए तो रिजाइन करके बन गए और बिजनेस शुरू कर दिया, वो दैट इज अलाउड। उसमें एक 2 years का कूलिंग पीरियड होता है कई बार, कि आपने अगर एक गवर्नमेंट छोड़ी है और आपने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, उसके बीच में 2 साल आप नहीं करेंगे, उसके बाद शुरू कर सकते हैं। इस इंसान से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी पर फिर
जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मुझे लगा कि हाँ ही वाज प्रॉब्ली अ वेरी करप्ट ब्यूरोक्रेट। could be. अब क्या एक ब्रिज गिर गया, क्यों गिरा? बिकॉज यू यूज सबस्टैंडर्ड मटेरियल एंड यू सेव्ड योर मनी. You did not invest that much as you should have. रोड हर साल अगर हो रही है दोबारा you see these roads going higher and higher because उसी के ऊपर layers बने जा रहे हैं, and that becomes a problem for drainage also. तो करप्शन है, बार बार अगर बनाए, अगर टेक्निकली ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जब रोड्स पर कंस्ट्रक्शन होती जाती है इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ वे टू मेक मोर मनी. Yeah, if it is being repaired every day, every month, every year, then obviously it should not be repaired every so regularly, right? You're spending more money. रोड के रिपेयर के लिए वो बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट या दोनों बेसिकली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि फंड्स दो हमें ये रोड बनानी है. एक्चुअली वो रोड बन चुकी है और वो फंड्स को लेकर फिर से सब पार मटेरियल के साथ रोड बना रहे और उसमें से कुछ फंड्स खुद के जेब में रखते. ये होती है करप्शन. यही करप्शन होती है, बिल्कुल यही होती है. पॉइंट क्या है कि सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, और अगर कोई डैमेज हो रहा है रोड विदाउट एनी प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल स्टडी, खराब हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ घपला है, तो इन्वेस्टिगेशन भी होता है. ओके ब्यूरोक्रेट्स के सर्कल में पता चल जाता है कि कौन करप्ट है कौन स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बिल्कुल पता चल जाता है. एक छोटी स्टेट में तो सबको पता होता है कौन कितने पानी में है और कौन नहीं है. बड़ी स्टेट में हो सकता है आपको नहीं पता वेस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है, ईस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है, लेकिन छोटी स्टेट्स में सबको पता है कि ये ऑनेस्ट है ये नहीं है. और अगर एक डिसऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट का ब्रो एक पॉलिटिशियन है तो उसकी प्रोटेक्शन भी हो जाती है पोटेंशियली. लेकिन आजकल डिसऑनेस्ट आदमी हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं हो सकता. यू सी ही विल बी एक्सपोज सम टाइम और द अदर. एक्सपोज कैसे? एक्सपोज मतलब मीडिया या कोई इंक्वायरी या ऑपोजिशन आ गई पावर में तो उसको पता ही है कि ये कर रहा था, वो करेंगे फिर कुछ. तो ऑब्वियसली द टाइम्स चेंज ना. यू कैन नॉट रिमेन पावरफुल ऑल द टाइम. और अगर आप करप्ट भी हैं पावरफुल भी हैं तो हमेशा तो नहीं रह सकते. एक बिजनेसमैन का लॉजिक इस सिचुएशन में होगा कि इफ आई हैव अग्रीड टू बी अ लिटिल करप्ट आई विल मेक माय मनी एंड लीव. आई डोंट थिंक ग्रीड हैज एनी प्रीमियम. तो ग्रीड जो है वो ग्रीड चलता है. ओके फिर पकड़े जाएंगे कभी ना कभी. और अगर एक करप्ट सिचुएशन से आपने 100 करोड़ बना लिया आपको फिर क्या जरूरत है पैसे की? ये तो एक फिलोसॉफिकल बात होगी ना. आपने लंबोर्गिनी ले ली, आपको एक और चाहिए. तो दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड इफ यू हैव, देन यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड. ओके पता है इन पार्टी सर्कल जब आप हाउस पार्टी के लिए जाते हो, लेकिन ये मैं आपको बहुत मुंबई पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ. आई डोंट फील मुंबई पीपल हैव अ फुल पर्सपेक्टिव ऑन दीज थिंग्स एनीवे, बट फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ. लोग कहेंगे कि देयर आर सम ब्यूरोक्रेट्स हु विल मेक 50 करोड़ 100 करोड़ सीक्रेटली. ये सच है? एवरी ईयर देखिए, आई हैव नॉट सीन एनीवन मेकिंग मनी फिजिकली और टेकिंग मनी फिजिकली. आई हैव नॉट सीन. देयर इज अ परसेप्शन दैट a certain percentage of government officers are corrupt. Now what that percentage is very difficult to say. At the lower level I feel many people are fence sitters. अगर साहब हमारा डिसऑनेस्ट है तो हम भी डिसऑनेस्ट बन जाएंगे. वो 2 साल के लिए आए हैं साहब, जब वो बदली हो जाएंगे, एक ऑनेस्ट वाले आ जाएंगे तो हम ऑनेस्ट बन जाएंगे, क्योंकि वो तो बड़े सख्त हैं. तो वो फेंस सिटर टाइप होते हैं लोग. एक करप्ट होते हैं और एक ऑनेस्ट होते हैं. ये 3 टाइप के लोग हैं. ये ऑनेस्ट वाले जो हैं दे आर होल्डिंग द फोर्ट. अभी भी देश तो चल रहा है ना, काम तो हो रहा है ना, बिजली तो आ रही है ना. अभी ऐसा तो नहीं कि एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड. पुलिस भी है, आर्मी इंटेग्रिटी के साथ वहाँ पे हमारे देश को डिफेंड कर रहे हैं. सो वी फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करप्शन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली, एंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑल्सो, एंड इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑल्सो. हाउएवर आई फील दैट मिलिट्री में सबसे कम होती है. सबसे कम करप्शन जो है वो डिफेंस सर्विसेज में है, जहाँ तक मुझे पता है. ओके ये करप्शन का रिसर्च कौन करता है? एजेंसीज आपने कहा, कौन सी एजेंसीज हैं? सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है. दे विल ऑब्वियसली, इनकम टैक्स है. क्योंकि आप बेसिकली बहुत हाई लेवल पर चोरी कर रहे हो. अगर ये कर रहे हैं तो वो पकड़े जाएंगे. बिकॉज अल्टीमेटली यू नो गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल. वो गवर्नमेंट किसी को भी पकड़ सकती है. और आजकल यू हैव सीन द ट्रेंड दैट इवन मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, जो कि 20 साल पहले नहीं होता था, अब वो अरेस्ट हो जाते हैं, अंदर भी होते हैं. So then it becomes a trend where nobody is safe in doing corruption because there is exposure, there is RTI, there is CBI, there are others. So then obviously you will be scrutinized. My message to the young officers is कि आप सीधे बिल्कुल काम करो, अपना काम करो, अच्छी सैलरी मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है, और आपको फॉरेन टूर पे भी भेजा जाएगा ट्रेनिंग में,
ऑफिशियली आप काम करो, देश के लिए काम करो, सबसे अच्छी जिंदगी है। जो करप्शन में इंडल्ज करेगा पोटेंशियली वो पकड़ा जाएगा। हमने क्राइम की इतनी सारी बातें करी है, पर ओके, जो वायलेंट क्राइम्स होती है, मर्डर्स, रेप्स, बहुत जो ग्रूसम क्राइम्स होती है, आप ऐसे क्रिमिनल से मिलो। मेरा क्योंकि पुलिस में काम नहीं था, इतना डायरेक्टली मैं नहीं मिला हूँ ऐसे लोगों से, लेकिन यस देयर आर पीपल जो कि पॉलिटिशियन बन गए या इन्फ्लुएंसर बन गए, पर उनका बैकग्राउंड हमें पता है। ऐसे लोगों से और सिलसिले में मिला हूँ कि हमारे गांव में ये करना है, वो करना है, लीडर टाइप है, लेकिन हमें पता है कि गड़बड़ भी की है पीछे। एका दुक्का ऐसा मिला है कोई। उनका कॉन्शियसनेस कैसा होता है? उनका कॉन्शियसनेस जो है ना, जिसका इंटेंट खराब है वो इंटेंट खराब ही होगा, और उसका कोई ना कोई उसका एंगल ऐसा ही होगा। तो अगर उसका इंटेंट यही है तो कहीं ना कहीं वो ठोकर भी खाएगा। ओके, एक स्पिरिचुअल सवाल पूछूंगा आपसे। हम दोनों YSS के मेंबर्स हैं जी। हम YSS की पढ़ाई करते हैं। YSS के किताब, YSS के सेल्फ स्टडी बुक्स आते हैं। आप एक ब्रीफली ये समझा दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा बनाई गई, जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत के ऑथर थे, और क्रिया योग की बात जो बताते हैं। तो ये जो YSS के लेसन्स हमारे पास जो आते हैं, जो बुकलेट्स आती हैं, जिनको हम पढ़ के मेडिटेशन सीखते हैं, और नॉट ओनली मेडिटेशन, वो हाउ टू लिव लेसन्स हैं। उसमें सारे पहलू जो लाइफ के हैं, इवन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स पे भी एक पेज है, वो सब हम सीख लेते हैं। तो ये YSS की कंट्रीब्यूशन है, परमहंस योगानंद जी की है, कि ये लेसन्स हमारे पास आते हैं और हम मेडिटेशन सीखते हैं। उसमें एक चैप्टर है भगवान के ऊपर, जो मैं अब तक समझा भी नहीं हूँ, कि बहुत डीप चैप्टर, वो मेरे दिमाग में जा रहा नहीं, एंड आई हैव बीन स्टक ऑन दैट फॉर इयर्स। 2 साल से उससे आगे नहीं बढ़ा हूँ, क्योंकि हर दिन जब मैं रिविजिट करता हूँ मैं समझ नहीं पाता हूँ। उसमें एक एस्पेक्ट है ईविल के बारे में, कि व्हाट इज सेटन, व्हाट इज ईविल। और अब हम क्राइम के बारे में बात करें, क्रिमिनल्स के बारे में बात करें, मर्डरर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जितना मैं समझा, और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हर इंसान के अंदर भगवान भी होता है, शैतान भी होता है, हर इंसान के अंदर। और आपके लाइफ के डिसीजंस या तो भगवान को ज़्यादा फ्यूल करते हैं या तो शैतान को ज़्यादा फ्यूल करते हैं। पर मैं सोचा कि ये लोग जिन्होंने रेप किया है, मर्डर किया है, इन्होंने खुद के एक्शंस के थ्रू शैतान को फ्यूल किया, और फिर एंड में पॉलिटिशियन बन जाते हैं। मतलब एक्चुअली उनके अंदर का शैतान पॉलिटिशियन बन रहा है, उनके अंदर के शैतान को रियल वर्ल्ड पावर मिल रहा है। 2 सवाल है, पहला ये भगवान वर्सेस शैतान का लॉजिक समझाइए, और दूसरा इन लोगों के शैतान के बारे में कुछ बताइए। ये सवाल बहुत बड़े लेवल का है, लेकिन मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, योगानंद जी की राइटिंग ज़्यादा पढ़ी है मैंने, उसमें यह है कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई, वो बोर हो गए थे अपने अकेलेपन से। दैट इज़ व्हाट सृष्टि वाज मेड एज डुअलिटी, यानी कि उन्होंने गुड एंड ईविल को बनाया, दिन और रात को बनाया, ठंड गर्मी बनाई। तो हर चीज़ का एक ऑपोजिट फोर्स है, वो 2 में बंट गया। अब लोग कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। एक ही इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली बुरा है, कंप्लीटली अच्छा है। तो जो शैतान और भगवान का जो रिलेशनशिप है वो ये है कि अल्टीमेटली तो भगवान इन दोनों से ऊपर है, लेकिन गुड और ईवल की लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम इस संसार में हैं, और जब तक हम भगवान से एक नहीं हो जाते। दैट इज़ द बिगर पिक्चर। और ये लोग जो क्राइम कर रहे हैं, इनके अंदर की जो बात है, उनके कर्म ऐसे हो रहे हैं कि वो गलत कर्म कर रहे हैं, जो कि उनको आगे उनका, जिसको बोलते हैं शायद, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी सोचूं कि मैं जो बुरे कर्म कर रहा हूं, किसी ना किसी दिन मुझे इसका एक जवाब देना पड़ेगा, तो फिर मैं वो बुरे कर्म नहीं करूंगा, अगर मुझे वो एहसास होता है। लेकिन कई बार मैं कॉन्शियसली करता हूँ, मुझे पता है आई शुड नॉट ईट अनदर चॉकलेट, इज नॉट गुड फॉर मी, बट आई स्टिल ईट बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू डू दिस बैड थिंग, नोइंग के कभी ना कभी मुझे भुगतना पड़ेगा। तो वो जो क्राइम कर रहा है वो एक्सट्रीम केस है। एक तो हम और आप हैं कि हमने एक और गोलगप्पा खा लिया, माइनर, नॉट अ क्राइम। तो किसी ने किसी को मारा या कुछ और किया या थेफ्ट किया, वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी है और गलत काम कर रहा है, नोइंग दैट आई मे बी कॉट वन डे, बट ही टेक्स दैट रिस्क, ही डज दैट टू मेक मोर मनी, टू बाय अ बिगर कार। एक तो है कि मुझे रोटी नहीं है और मैं वो रोटी चुरा रहा हूँ, एक है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे 2 गाड़ियाँ चाहिए। सो देन दैट ग्रीड कम्स इन टू प्ले। सो वो जो क्राइम की बात है वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वो गलत कर्म करने की एक उसमें ललक है,
टेम्पटेशन ज़्यादा है, डिज़ायर ज़्यादा है, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा, उसका ऑब्सेशन है, उसका विल पावर ख़त्म है। एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से क्या ये क्राइम्स लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रही है, लैक ऑफ मनी की वजह से हो रही है? लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से तो नहीं हो रही है करप्शन। करप्शन इज प्रॉबेबली बिकॉज द पर्सन इज इंटेलिजेंट इनफ एंड अवेयर एंड स्टिल इंडल्जिंग इन करप्शन बिकॉज ऑफ ग्रीड, नियत। मर्डर जो हो रही है वो भी किसी सोसाइटी में हो सकती है। टॉप रिच पीपल, एजुकेटेड पीपल में भी मर्डर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि पेटी क्राइम जो है, ठीक है, पेटी क्राइम में भी इन यू से के डाउनटाउन एरियाज में हो रहा है वर्ल्ड में, जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा होता है। साउथ अफ्रीका के बारे में हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल, कुड बी इन एनी कंट्री। लेकिन ग्रीड और क्राइम का कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब में एक चैप्टर है एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, चैप्टर 41 या 42, माय मास्टर रिटर्न्स। आप जानते हो? युक्तेश्वर जी, बिल्कुल। 43 शॉर्ट में बता दीजिए वो चैप्टर में क्या है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में एक चैप्टर है जिसमें माय मास्टर रिटर्न्स के बारे में है, जिसमें परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी, जो कि चले गए हैं संसार छोड़ के, वो उनको नज़र आते हैं और उनको मिलते हैं, और परमहंस योगानंद जी उनको पकड़ के लिपट जाते हैं क्योंकि वो बॉडी में आते हैं। ये उनका एक्सपीरियंस है जो हमें इंस्पायर करता है। जब हम वो बुक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में उनको बता रहे हैं, कॉजल वर्ल्ड के बारे में उनको बता रहे हैं, बियॉन्ड द प्लेन ऑफ अर्थ के बारे में वो बता रहे हैं, स्वर्ग के बारे में वो बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो ऐसे प्लेन से आए हैं जहाँ पे वो इस दुनिया को छोड़ के जिस दुनिया में गए हैं वहाँ से वापस आके इनको बता रहे हैं कि आगे की दुनिया कैसी है। तो परमहंस योगानंद जी रैप्ट अटेंशन या मतलब मंत्र मुग्ध होके वो सुन रहे हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी लाइफ होती है स्वर्ग में जहाँ पे आपको कोई इच्छा नहीं होती, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपने कहा ऐसे चुटकी बजाई और वो पूरी हो गई, तो आप ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक इच्छा रह गई है अर्थली प्लेन की, मजाक के तौर पे कुछ टॉक्स में आता है हमारे स्वामी जी का कि पिज़्ज़ा की ललक आपके पास रह गई, आप चले गए लेकिन पिज़्ज़ा अभी भी आपको अच्छा लगता है, उस पिज़्ज़ा के कारण आपको दोबारा अर्थली प्लेन पे आना पड़ेगा। तो वो जब तक आपके ह्यूमन डिज़ायर्स ख़त्म नहीं होंगे आपको बार बार रीइंकार्नेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस हो रहे हैं, आपका इक्का दुक्का डिज़ायर रह गया, चांसेस आर के यू विल फाइंड सेल्फ रियलाइजेशन and not have to come back to this earth। तो वो डिस्क्राइब करते हैं उस चैप्टर में बड़ी डिटेल में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड और कॉजल वर्ल्ड भी कैसे हैं, वहाँ से एस्ट्रल कर्मा कैसे हम इम्प्रूव करके कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं, और कॉजल वर्ल्ड के बाद हम कैसे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी कि भगवान से एक कैसे होते हैं। तो जो भी संत है, बुद्ध भगवान, जिन्होंने भी निर्वाणा प्राप्त कर लिया यहाँ अर्थली प्लेन में, इस पृथ्वी पर, वो एक्चुअली एस्ट्रल वर्ल्ड में जा रहे हैं, उन्हें प्रमोशन मिल रही है एस्ट्रल वर्ल्ड तक। बिल्कुल, कॉजल वर्ल्ड तक। हाईएस्ट लेवल इज कॉजल वर्ल्ड। मतलब अर्थ में रहकर आपको कॉजल वर्ल्ड तक प्रमोशन मिल सकती है। बिल्कुल, आप अगर समाधि में हैं और रामकृष्ण परमहंस या परमहंस योगानंद, ये दो परमहंस हुए, तो परमहंस योगानंद जी और रामकृष्ण परमहंस हर वक्त समाधि में थे, लेकिन वो हमारे लिए और एस्ट्रल और रियल वर्ल्ड के लिए सिर्फ वो बात कर रहे हैं हमारे से। और एक ह्यूमन ड्रामा, जीसस क्राइस्ट एंड लॉर्ड कृष्णा किस अवतार में आए? वो विष्णु केम एज लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ही वांटेड टू शो अस द ह्यूमन ड्रामा एंड देन सॉर्ट आउट थिंग्स। रामचंद्र जी केम टू सॉर्ट आउट रावण। जब भी बहुत सारा ईवल हो जाता है तो अवतार आते हैं, लेकिन वो अवतार जो ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। तो एक हमारे लेवल पे बात ये है कि हम अपनी लाइफ को इस तरह से जिएं कि हम मेडिटेशन के ज़रिए और गुड कॉन्डक्ट के ज़रिए जितना हो सके हम राइज करें उस लेवल तक जहाँ तक कॉजल वर्ल्ड है या एस्ट्रल वर्ल्ड है, और हमें वापस ना आना पड़े। सेल्फ रियलाइजेशन इसी को कहते हैं। ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा जो मैंने अब तक पॉडकास्ट पर नहीं कही है। मैंने ज़िंदगी को जाना है पॉडकास्ट के थ्रू और जीने के थ्रू, और खुद को मुझे ये पता चला कि मुझे अगले जन्म में यहाँ लौटना नहीं है। क्या आप में भी वो डिज़ायर है? बिल्कुल है, इसलिए हम इतनी ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन जो है वो एक परफेक्ट साइंस है, क्रिया योग एक परफेक्ट साइंस है। अगर हम परफेक्ट मेडिटेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। मैथमेटिकल साइंस वो बोलते हैं।
लेकिन हम इम्परफेक्ट मेडिटेशन करते हैं तो फिर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक ब्रोकन माइक्रोफोन की तरह वो बोलते हैं, अगर ये माइक साबुत है तो अच्छी आवाज़ आ रही है। तो हम लोग अगर मेडिटेशन में बीच में हम टेक्निक्स ठीक से नहीं कर रहे या कॉन्सेंट्रेट ठीक से नहीं कर रहे, धीरे धीरे हम इम्प्रूव भी हो सकते हैं। तो फिर हम एफर्ट तो कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस मिलेगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक मेडिटेशन परफेक्टली कोशिश करेंगे तो हमें बहुत जल्दी मिलेगा, फिर हम दोबारा वापस नहीं आएंगे। ओके। क्रिया योगा एक ऐसा साइंटिफिक टेक्निक है जिसकी वजह से आपको बहुत झट से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलने लगता है। हमने एक पूरा इंग्लिश पॉडकास्ट बनाया इसके बारे में। आई डोंट थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट टू मच इन दिस, पता नहीं क्यों मुझे बस वो फीलिंग आ रही है कि इस पॉडकास्ट में इतनी बात नहीं करनी चाहिए। पर ये ऑनेस्टली मेरा एक लाइफ का गोल बन चुका है कि मुझे अभी सारे मटेरियल गेम्स ख़त्म करने हैं जल्दी से। आई नो कि कहा जाता है कि आपको अपने मटेरियल करियर के दौरान भी मेडिटेशन करनी चाहिए, बट आई जस्ट फील कि मेरा फेम का नेचर ये और मेरा ये ऑक्यूपेशन का नेचर ये कि मेरे मेडिटेशन में ब्रेक्स आते रहते हैं। मतलब मैं दिन में 2 घंटे नहीं कर सकता, 1 घंटा कर लेता हूँ, पर 2 घंटे के लिए कुछ ब्रेक्स आ जाती है। सो ऑनेस्टली मैं ये सब त्याग देना चाहता हूँ आफ्टर हैविंग अ कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई पेरेंट्स, फैमिली, लव्ड वंस, और फिर मैं कहीं शिफ्ट होकर वहाँ टोटली मेरे स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना चाहता हूँ। ये सब देखने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, क्रिकेटर्स से बात करने के बाद, एक्टर्स से बात करने के बाद, जिन्होंने फेम का पीक पा लिया, अमीरों से बात करने के बाद जिन्होंने पैसों का पीक पा लिया, वो कोई भी खुश नहीं है ऑनेस्टली। खुशी सिर्फ आप जैसे लोगों में होती है। वो भी वर्क इन प्रोग्रेस। बेसिकली क्या है रणवीर, इसमें हम हाउस होल्डर होके भी निर्वाणा पा सकते हैं। लहरी महाशय ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में है, उनके बच्चे भी थे, वाइफ भी हैं, हाउस होल्डर हैं। और मोनास्टिक रूट एक और है, मंक का रूट, जिसने त्याग दिया और वो मंक बन गए या दुनिया त्याग के मेडिटेशन कर रहे हैं। दोनों में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और एक पिछली बारी भी मैंने कहा है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेस है। भगवत गीता भी कहती है कि कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। आप दुनिया में रह के भी मेडिटेशन करके प्रोग्रेस कर सकते हैं। दुनिया त्यागने की हर एक का रूट नहीं है वो, जो स्वामी जी बने हुए हैं उनका रूट है, लेकिन हाउस होल्डर भी अच्छे काम करके। आपको लगता है एक मदर साउथ इंडिया में रोज़ इडली सांभर बना के, रोटी बना के, नॉर्थ इंडिया में अच्छा कर्म करके वो प्रोग्रेस नहीं कर रही? वो कर रही है, प्रार्थना रोज़ कर रही हैं, उनको साइंटिफिक मेडिटेशन नहीं आती, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रही है इस लाइफ में। अब उनको क्रिया योग मिल गई या एरोप्लेन रूट मिल गया तो फिर वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन हाउस होल्डर बन के भी हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। जब आपको ये सब पता चला, एज एन IAS ऑफिसर अपने वर्क को देखने का नज़रिया बदला आप? बिल्कुल, क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स को हैंडल कर रहे हो, आप शायद स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अभी अपना काम कर रहे हो, तो क्या क्या बदला आप में? लास्ट के जो 12 साल के करीब मैंने सर्विस की, वो स्पिरिचुअल थॉट मेरे अंदर थोड़ा बहुत आ गया था। और अभी भी एज एन ऑफिसर आई एम ऑन गवर्नमेंट पैनल्स, कई चीज़ें मैं करता हूँ पब्लिक सर्विस के लिए एज अ फॉर्मर ऑफिसर। तो क्या होता है, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव स्पिरिचुअल टीचिंग्स की वजह से, YSS की टीचिंग्स की वजह से आ गया। अब मैं जब किसी को देखता हूँ तो मुझे पता है कि ये बुरा नहीं है, या ये इसका जो ये क्वेस्ट है वो बुरा नहीं है, लेकिन एक उसका पर्सपेक्टिव नहीं है। तो एक बिगर पिक्चर देखने का एक मदद मिलती है। एज एन IAS ऑफिसर अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप बिगर पिक्चर देख पाएंगे। एज अ CEO ऑल्सो यूल बी एबल टू सी द बिगर पिक्चर। तो अगर किसी ने वैक्सीन्स बनाई और उसमें अगर उसने पैसा कमाया, तो बिगर पिक्चर नहीं देख रहा है, वो उसको सॉल्व नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल वे में कर रहा है, अच्छे वे में कर रहा है, तो बिजनेस में भी हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं। ओके। इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मेरे दिल में थोड़ा सा दुख है, और आपने कहा कि आपके दिल में भी। कैसे? मेरे अंदर 2 दुख हैं। 2। पहला तो मैं इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाया, वो अभी तक है मेरे अंदर। आप सोचते हो? मैं सोचता था, अभी भी मैं जब कॉरिडोर में जाता हूँ तो मुझे बॉल नजर आती है, मैं खेलता हूँ। किसी खाली कॉरिडोर या हॉल में जाता हूँ तो मुझे अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा होता है, मैं उसको खेल रहा होता हूँ। इंस्टिंक्ट है। तो इस लाइफ में एक वो रहेगा दर्द। मैंने अपनी वाइफ टू बी को भी बोला था, वाइफ हैं, उनको मैंने बोला माई फर्स्ट लव इज क्रिकेट। तो एक वो दुख तो है, थोड़ा थोड़ा अब है, मतलब उसकी मेमोरी कम हो जाती है, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर। और सेकंड ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसमें मैं स्पिरिचुअली और अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग करियर में और सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, और जोर लगाना है, और कुछ करना है, और आगे बढ़ना है।
तो उसमें भी अभी मतलब पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं है। ओके, अभी भी मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद ह्यूमन क्वेस्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। अगर आप दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखना है। तो कभी ऐसा नहीं आएगा कि भाई हाँ अब तो मैं मतलब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और सब। पैसे की मुझे ललक नहीं है, पावर की ललक नहीं है, स्पिरिचुअल ललक है और पॉपुलैरिटी की ललक है, ताकि मैं जाके यही बात उनको कह सकूं जो अभी तक नहीं सुन रहे मेरी बात। जो आपके कोलीग्स थे, यानी कि जो ऑफिसर्स आपके कोलीग्स थे जिनकी एक स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आई नो कि ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर है, हर किसी की स्टोरी कुछ ना कुछ तो होगा। उनकी रियलिटीज क्या होती है एट योर एज? आई थिंक जो स्पिरिचुअल नहीं हो पाते वो कहीं ना कहीं तो सफ़र करेंगे, उनको दुख जो है वो ज़्यादा महसूस होगा। और हमें अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो हमें लगता है यार ही डजंट नो बेटर, दैट्स व्हाई सेइंग इट। अब मैं रिएक्ट करूं, रिस्पॉन्ड करूं, चैलेंज करूं या लड़ाई करूं, उसका कोई रोड रेज किस लिए होता है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उस मोमेंट में जो आप गुस्सा कर रहे हो बाद में उसके रैमिफिकेशंस होंगे। आपको ये नहीं पता क्या वहाँ पे लड़ाई कर दोगे आप, मोमेंटरी गुस्सा है ना। तो अगर मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो मैं रिएक्शंस और अपने जो जवाब दूंगा वो उस हिसाब से मेरे मैच्योर नहीं होंगे। स्पिरिचुअलिटी गिव्स मी दैट स्ट्रेंथ टू हैंडल लाइफ। व्हाट इज 50s लाइक? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई फील कि अभी जो मेरी लाइफ है, जो कॉन्शियसनेस है इस वक्त, वो हैप्पीनेस बेस्ड है। गोल ऑफ लाइफ इज़ हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि मैं मेडिटेशन के ज़रिए और अपने काम के ज़रिए जहाँ पहुँचा हूँ, इस वक्त मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ ज़्यादा सॉर्टेड हैं पहले से उनको गॉड के बारे में आपने पूछा, स्पिरिचुअली थोड़ा थोड़ा सबको पता चल रहा है अभी। वो चाहे थोड़ी देर ही बैठता है लेकिन वो बैठने लगे था। वाइफ प्रे कर रही है कई सालों से, वो भी बैठने लग गया साथ में। क्यों? उनको लगता है कि यार लाइफ धीरे धीरे वो सिखाती है। वो कहते हैं धूप में बाल सफ़ेद नहीं होते, तो धीरे धीरे वो सीखता है। कैसे सिखाती है लाइफ? लाइफ सिखाती है कि अल्टीमेटली बच्चे बड़े होके चले जाते हैं, अल्टीमेटली पैसा कितना कमा लोगे। तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग ये रियलाइज़ करने लगते हैं। झुनझुन आपने बोला, वो कहीं ना कहीं तो एंड में रियलाइज़ किया ना उन्होंने कि मैं कुछ पैसा कम कमा लेता, अपनी हेल्थ के ऊपर, फिटनेस पे जोर देता, टाइम लगाता। बॉडी, माइंड एंड सोल का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो तीनों सफ़र कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दुख बढ़ रहा है टाइम के साथ। अगर उनकी क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो रही और वो वही गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा, जेलसीज, हेट्रेड रख रहे हैं, तो फिर दुख बढ़ रहा है। ओके। लेकिन ज़्यादातर इंसान मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूव होते हैं, ठोकरें खा के, कुछ भी करके उनका माइंडसेट थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव होगा। वो कहते हैं 16 year old admires people with luxuries. A mature person will admire people with inner peace. क्यों? उसको पता चल गया यार लाइफ में वो लग्जरीज का उतनी अहमियत नहीं है। ज़्यादातर लोग ठोकरें खा के या लाइफ जी के एक्सपीरियंस करके इम्प्रूव होते हैं। एक बहुत अजीब सवाल अभी पूछूंगा, पूरा गियर स्विच हो जाएगा। जो मर्जी पूछो। ओके। एआई का बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। आई डोंट थिंक आम जनता को पता है कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। एज एन इंजीनियर, एज समवन हु गेट्स टू स्पीक टू साइंटिस्ट, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। अगले 5-10 सालों में 3 या 4 डेकाकॉन्स निकल के आएंगे दुनिया में। यानी कि यूनिकॉर्न इज 1 बिलियन वैल्यूएशन, डेकाकॉन इज 10 बिलियन का वैल्यूएशन। पीपल डोंट नो व्हाट्स कमिंग देयर वे। और एक बार एआई का प्रोग्रेस एक पॉइंट तक पहुंच गया, साइंटिस्ट को भी हेल्प हो जाएगी। अगर साइंटिस्ट को हेल्प हो गई, साइंस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। एक और रेवोल्यूशन आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग का रेवोल्यूशन। वो 10 साल बाद आने वाला है। और जब एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों स्टार्ट हुए, ह्यूमन लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। एक ह्यूमन के बेसिक नीड्स होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और ये मैं आपको एज एन आईएएस ऑफिसर एंड एज अ स्पिरिचुअल पर्सन पूछ रहा हूँ, ठीक है? रोटी, कपड़ा और मकान नीड्स होते हैं। शायद 25-30 साल में एक ऐसी रियलिटी स्टार्ट होगी जो एक यूटोपियन रियलिटी होगी। ये मैंने अभिजीत चावड़ा सर से भी बात करी, एंड ही वाज़न्ट इन डिनायल ऑफ दिस। ही सेड इट्स टोटली अ पॉसिबिलिटी। और वो एक साइंटिस्ट है। यूटोपियन रियलिटी मतलब जहां आपको खुद पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ें एआई ह्यूमैनिटी के लिए बना सकता है, एज लॉन्ग एज ह्यूमैनिटी यूजेस एआई इन द राइट वे ओवर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। क्या सतयुग की शुरुआत होगी? क्या हो रहा है दुनिया में? ऐसे रणवीर, मैस्लोज हायरार्की, नीचे नीचे की नीड्स, फिर ऊपर ऊपर की नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जबकि एआई इज गिविंग यू एवरीथिंग एल्स। फिर आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं?
क्रिएटिव थॉट, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिविटी। फिर हम ये पचड़ों में नहीं पड़ रहे, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन। संपन्न देशों में, फिनलैंड में क्या हो रहा है, फिनलैंड में कोई आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा ना, तो लोग क्रिएटिविटी की तरफ सोच सकते हैं, हायर सोच रख सकते हैं। अगर 25-30 ईयर्स में बाकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई तो क्या करेंगे ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन एक्सपीरियंस विल ऑलवेज सीक सम इम्प्रूवमेंट। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी पेंटिंग और इम्प्रूव हो सकती है, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। मैं म्यूजिक में हूँ, मैं फोटोग्राफी में हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ, सो माई बेसिक्स आर टेकन केयर ऑफ। आई सीक इम्प्रूवमेंट इन हायर रेल्म्स ऑफ लाइफ। मैं भी इंजीनियर हूँ, अगर मेरी रिस्ट में चिप आ गया और ये चिप जो है, ये मेरा फ़ोन भी है, ये मेरी रेटिना भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो प्रोड्यूस हो रहा है। जोमेटो इसलिए आ रहा है कि मैं ऑलरेडी हैव थॉट ऑफ माई पिज्ज़ा। सो देन व्हाट डू आई फोकस ऑन? देन आई फोकस ऑन हायर रेल्म्स, मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, रीडिंग, राइटिंग, आर्ट। तो होपफुली आ रहा है। अब सतयुग आ रहा है या नहीं आ रहा? द्वापर युग डेफिनेटली आया है। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बोला कि 1700 समथिंग में द्वापर युग की शुरुआत हो गई, कलयुग नहीं है। तो अब द्वापर युग डेवलप करके अनदर 4800 ईयर्स है टोटल, वो चलेगा। उसके बाद फिर त्रेता युग, फिर सतयुग। लेकिन आपने शुरू में कहा गौतम बुद्ध जैसे सतयुग के लोग इस वक्त भी यहाँ पे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ऑफ दिस युग, बट देर आर आउटस्टैंडिंग पीपल फ्रॉम अ सतयुग और अ हायर रेल्म हु आर देयर इवन टुडे। क्या उन्हें पता है? उनको तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता उनके बारे में। ओके। अब बेसिक सवाल है एंड में, आईएएस ऑफिसर्स का फ्यूचर क्या है एआई रेवोल्यूशन में? और आई वुड आल्सो आस्क यू, यूपीएससी का फ्यूचर क्या है? IAS इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो IAS से IPS से ही चलती है, और यूपीएससी एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए IAS IPS ऑफिसर्स बाकी सर्विसेज भी सेलेक्ट होते हैं। तो इनका फ्यूचर तो अभी कायम है, ब्राइट है, फोर्सिएबल फ्यूचर में कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं लग रहा मुझे। AI जहाँ तक है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट में अडॉप्ट हो चुका है, बहुत रिसर्च, बहुत कुछ अभी हो रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए। धीरे धीरे गवर्नमेंट विल कैच अप विद द कॉर्पोरेट सेक्टर इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड AI। तब तक कॉर्पोरेट सेक्टर और आगे निकल जाएगा, इंडस्ट्री और आगे निकल जाएगी, वो ठीक है, गवर्नमेंट अपनी पेस से ही चलती है एलिफेंट की तरह। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट विल बी एबल टू बेनिफिट द कॉमन मैन यूजिंग AI। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, ह्यूमन एक्सपीरियंस फिर भी IAS IPS ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल्स के लिए भी ज़रूरी है। मेरे पास सब कुछ है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, लेकिन मेरे साथ जो पड़ोसी बैठा है वो आज उदास है, तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग ही उसको देखूंगा कि यार ये बंदा आज उदास है, व्हाई आर यू फीलिंग लो टुडे? अगर मैं उसको देख ही नहीं रहा, मैं अपने कंप्यूटर में ही लगाऊं या AI में ही लगाऊं, तो आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग एनी मोर, आई एम एन ऑटोमेटॉन, आई हैव अ चिप इन माई रिस्ट, सो आई स्टिल हैव टू शेयर माई लव, माई एम्पथी, माई केयरिंग। तो IAS हो या कोई भी ऑक्यूपेशन हो, वो हमें ह्यूमन क्वालिटीज बना के रखनी है इन एन एरा ऑफ एडवांसिंग AI। ओके। बट एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का भी एलिमेंट है, क्योंकि किसी को बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके बिना लाइफ क्या है? अगर मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही उसमें आ गया, या जो भी मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ कंप्यूटर प्रिडिक्टेबल है। पता है, द रूल बुक ऑफ AI सेज कि जब AI की शुरुआत होगी, एक लंबा फेज होगा जहाँ ह्यूमंस और AI को साथ में काम करके दुनिया को आगे लेके जाना पड़ेगा। आई थिंक दैट फेज हैज ऑलरेडी बिगन। या और अगले 5-10 साल के लिए ऐसा एक फेज है जहाँ आपको AI के साथ काम करना है अपने खुद के सोल्यूशंस के लिए। जो आप काम कर रहे हो, अगर बेहतर सोल्यूशंस चाहिए तो AI के साथ थोड़ा काम करो। अगेन परमहंस योगानंदी रोड अबाउट थॉट ट्रॉन्स। अब थॉट ट्रॉन्स के बारे में मैनकाइंड अभी तक नहीं साइंटिफिकली बात करता है। देयर आर फिनोमिना विच विल बी डिस्कवर्ड आफ्टर 500 ईयर्स फ्रॉम टुडे। ऐसा तो नहीं कि AI सारा हमें पता चल गया, वो फिनोमिना भी अभी है। रेडियो वेव जब थे लेकिन हमने डिस्कवर नहीं किए थे, तब भी वो थे। तो इसलिए मैनकाइंड विल प्रोग्रेस टू अदर रेल्म्स विच वी कैनॉट कंसीव ऑफ नाउ। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें पता है, तो इसलिए हमें ये डेवलप होता रहेगा, चलता रहेगा, ह्यूमन बीइंग भी चलते रहेंगे। नो डिजास्टर इज कमिंग, बट नॉलेज विल कीप इंक्रीजिंग। ह्यूमन वैल्यूज की फिर भी जरूरत है, हमें बस जीना है और मेडिटेशन करना है, करनी और गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, एंड ऑनेस्टली इस रेल्म को एस्केप करना है एट सम पॉइंट। अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। Okay. उसके लिए हमें काम करना है और उसको रियलाइज करना ये गोल है। पहले तो हमें यही नहीं पता कि वो गोल है,
अगर गोल है उसके बाद हमें काम करना है उसकी तरफ. बड़ी इंटेंस. काफी ज्यादा इंटेंस पॉडकास्ट. पर अभी मैं एक सेंटेंस कहूंगा, आई होप कि ऑडियंस को भी ये पता चले, क्योंकि ये एक बहुत ट्रूथफुल सेंटेंस है. सेंटेंस में बहुत सच है. ऐसा पॉडकास्ट सबसे जरूरी पॉडकास्ट होता है, क्योंकि ये आपके सोल का सच है. साथ में हाँ आपने IAS के बारे में सीखा, UPSC के बारे में सीखा, बट ये जो सेकेंड हाफ था इस पॉडकास्ट का, ये एक्चुअली गोल्ड नगेट्स है लाइफ के बारे में. आप कनेक्ट भी तभी करते हैं ना जब आप पहले सिविल सर्विस गवर्नमेंट के बारे में कोई बात कर रहा है, फिर आप हायर लेवल की बात कर रहे हैं, तभी आप कनेक्ट करेंगे. अगर हम सीधा टेक ऑफ ऊपर से ही करेंगे तो फिर वो कनेक्शन नहीं बना ना आपका. आई नो फॉर फैक्ट कि बहुत लोगों ने डिस्कनेक्ट कर लिया पॉडकास्ट से एट दैट पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. तो आई जस्ट होप दैट जिससे वैल्यू गेन करना था उन्होंने वैल्यू गेन कर लिया. उस वाले लोग भी हैं और इस वाले भी हैं. अगर हम उसको सेपरेट भी कर देंगे तो भी ठीक है. Okay. विवेक आत्रे सर, कुछ साइनिंग ऑफ नोट्स? साइनिंग ऑफ नोट ये कि आप इसी तरह हैप्पीनेस शेयर करते रहिए. आपको देख के लोग सीखते हैं. जो आप करते हैं उसको समझ के वो भी करने लग जाते हैं. हेयर स्टाइल ऐसा बनाएंगे, बात वैसी करेंगे. तो जो आप कर रहे हैं उसको करिए और ये सोचिए कि मैं रोल मॉडल हूँ. मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ. तो रोल मॉडल हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई, आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी. तो अगर हम रोल मॉडल यूथ को देंगे आज तो वो सही रास्ते पे चलेंगे. अगर उनको बिजार, नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव रोल मॉडल्स ही दिखेंगे तो उस तरफ चलेंगे. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है. ओके, थैंक यू अगेन सर. लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन. मैं एंड में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. टोटली एंजॉय. फील लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड इट. टोटली. आपके लंबे हाथ नहीं है, कानून के ज़्यादा कानून के लंबे हाथ होते हैं. माइक टाइसन की तरह. एक मैं बोलने लगा था कि अमिताभ बच्चन ने बोला था, हरिवंश राय ने उनको बोला, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा. शुरू में आपने को पूछा था कि आपके मन की बात ना हो तो, बट आई फॉरगॉट टू से दिस. All I'll say in the end is, sir, on to the next one for you, for me, for the listeners. Happiness always. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट आत्रे सर के साथ. जब मैं सर से बात करता हूँ हमेशा मुझे इनसे बात करने के बाद सुकून महसूस होता है. एंड आई एम श्योर कि अगर आपने भी इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुना है, आपको एक तरह का सुकून महसूस हो रहा है. ये है इस इंसान की खासियत. प्लीज अपने UPSC ग्रुप्स में, अपने IAS फैन ग्रुप्स में इस वाले पॉडकास्ट को शेयर कीजिए. आई होप कि हर भारतीय ये वाला पॉडकास्ट सुने. विवेक आत्रे सर लौट कर आएंगे. अगली बार हम मोस्टली स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस पर फोकस करेंगे, TRS हिंदी पर, इस महान IAS ऑफिसर के साथ. लॉट्स ऑफ लव टू आत्रे सर. इनके हैंडल्स हमने लिंक कर दिए हैं नीचे. और TRS व्यूअर्स लौट कर आइए. आने वाले हफ्तों में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारे डीप पॉडकास्ट बहुत ही जल्द आपके सामने पेश होंगे. लॉट्स ऑफ लव. जय हिंद.